कहते हैं कि मेहनत वो तीर है जिससे आप लक्ष्य का हर निशाना भेद सकते हैं और अपने व्यक्तित्व में ला सकते हैं निखार। इसी सुविचार के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त नया सवेरा की, जो कि मॉर्निंग प्राइम टाइम बैंड है हमारा। मेरा नाम आंचल गुलाटी गुंबर है और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, जहां बात होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत, कारोबार जगत और खेल जगत से जुड़ी हुई। साथ ही आपको बताएंगे कि अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए गठित सर्वदलीय शिष्टमंडल में से श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला समूह आज से विदेश दौरे पर। यूएई, कांगो और लाइबेरिया में रखेगा भारत की बात। वक्फ कानून पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजीआई ने कहा अंतरिम राहत के लिए मजबूत होना चाहिए केस। आज केंद्र सरकार का पक्ष सुनेगी सर्वोच्च अदालत। प्रवासियों के निर्वासन पर फिर घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति। संघीय अदालत ने कहा प्रवासियों को दक्षिण सूडान भेजकर ट्रंप प्रशासन ने अदालती आदेश का किया उल्लंघन। खेल की खबरों में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में एड्रियन कर्माकर ने रजत पदक से खोला खाता। 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में अपने पहले ही विश्व कप में किया कमाल। और मुंबई कोंकण क्षेत्र में अगले 4 दिन भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट। असम में भी भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर भारत को अब भी भीषण गर्मी से राहत का इंतजार। और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से, जहां इजराइल का गाजा पर बड़ा हमला हुआ है, जहां 55 लोग मारे गए, कई घायल हैं। और इस बीच ब्रिटेन ने जो अपनी व्यापार वार्ता है उसे स्थगित कर दिया है। अभी इसी हफ्ते इजराइल ने एक और हमला किया था जिसमें करीब 70 लोग मारे गए थे। तो ताज़ा घटनाक्रम में ब्रिटेन का ये फैसला है, जो वहां पर व्यापार वार्ता होनी थी वो स्थगित कर दी गई। इजराइल के साथ ब्रिटेन ने व्यापार वार्ता को स्थगित किया। गाजा में इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है और इजरायली हमले में 55 लोगों की मौत भी हुई है। जो इजराइल ने हमला किया है गाजा पर, ये एयर स्ट्राइक की गई है, उसमें 55 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें कई घायल हैं। और अभी 3 दिन पहले भी इजराइल ने यह हमला किया था। हम लगातार के देख रहे हैं कि इजराइल और गाजा के बीच कई बार सुलह होने की कोशिशें सामने आती है, लेकिन फिर भी ये जो एस्केलेटिंग टेंशन है ये लगातार दोनों में बनी हुई है। और इसकी वजह से हमने देखा कि अनिश्चितताओं का दौर बहुत साफ तौर पर नजर आता है तमाम बाजारों पर, वैश्विक घटनाक्रम पर। ये ताज़ा तस्वीरें आप वहाँ की देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो आसमान है वो धुएं के गुबार से भरा हुआ है एयर स्ट्राइक की वजह से, और 55 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गाजा में इजराइल द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया। इजराइल लगातार इस बात को मान रहा है कि किस तरह से गाजा ने जब अपनी हरकतों से गाजा बाज नहीं आया, और इजराइल हमेशा ये कहता है कि वो जवाबी कार्रवाई करता है, लेकिन गाजा में इजराइल की इस एयर स्ट्राइक की वजह से करीबन 55 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ताज़ा घटनाक्रम में जो ये ब्रिटेन का फैसला है, क्योंकि व्यापार वार्ता इजराइल के साथ होनी थी और अब क्योंकि इजराइल पर हमला किया गया इसलिए वो व्यापार वार्ता स्थगित कर दी गई है। अखिलेश इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अखिलेश, इजराइल का गाजा पर बड़ा हमला है, हालांकि लगातार दोनों के बीच ये एस्केलेटिंग टेंशन है, ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं अपने मुहाने पर ये कहते हुए कि हम जवाबी कार्रवाई करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल की सरकार और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई खत्म होने की कोई शर्त दिखाई नहीं पड़ रहा है कि किस शर्तों पे खत्म होगा। अभी भी हमास के पास इजराइल के तकरीबन माने जाते हैं कि तकरीबन 23 बंधक अभी भी जीवित पड़े हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के बारे में यह माना जा रहा है कि वो मृत हो चुके हैं। तो ये जो तकरीबन 20 महीने से, मतलब पौने 2 साल से ये लड़ाई इजराइल और हमास के बीच में चल रही है, और इस लड़ाई में दुनिया को अपेक्षा ये थी कि हमास तुरंत उन बंधकों को लौटा देगा और उसके बाद शांति की प्रक्रिया शुरू
शुरू हो जाएगी। लेकिन हमास की तरफ से चुन चुन कर कुछ कुछ लोगों को लौटाया जा रहा है, और इस बीच में आपने देखा कि जिस तरीके से लोगों को लौटाया जा रहा था उसमें एक तरीके से हमास ने भी शक्ति प्रदर्शन किया, उत्सव की तरफ से लिया। तो इसे देखकर इजरायली जो सरकार है, इजरायली लोगों का गुस्सा और बढ़ता गया, और लगातार इजराइल की सरकार पे एक प्रेशर है कि जल्द से जल्द हमास को घुटने पर लाया जाए। इजराइल की रणनीति यह है कि सिर्फ बंधकों को वापस लेना नहीं, बल्कि हमास के पूरे तंत्र को नेस्तनाबूद करना है। अब इसमें में कई बार समझौते होते हैं और उन समझौतों पे कुछ लोगों को रिहा किया जाता है, उनके बंधकों को हमास की तरफ से, उसके बाद फिर ये समझौते टूटते हैं। कोई ऐसा दीर्घकालीन समझौता नहीं आ रहा है। इस बीच इजराइल ने यह भी घोषणा की है कि हमास को हम किसी भी तरीके से गाजा को रूल नहीं करने देंगे, मतलब गाजा में हमास की सरकार अब नहीं रहेगी। अब इस बात को हमास भी नहीं समझ रही है, और गजा के जो लोग हैं, गजा के लोग हमास और इजराइल की लड़ाई के बीच में पिस रहे हैं। निश्चित तौर पे उनका दर्द जो है वो बहुत ही अमानवीय दर्द वो झेल रहे हैं। इन दोनों के लड़ाई के बीच में दोनों की जो अपनी अपनी शर्तें हैं, अपनी अपनी हट है, लेकिन इस बीच में कोई भी नेगोशिएशन सफल नहीं होता। लेकिन इसमें एक खबर ये भी सामने आ रही है अखिलेश की जो ब्रिटेन ने व्यापार वार्ता है इजराइल के साथ जो होनी थी उसे भी स्थगित कर दिया है। निश्चित तौर पे ब्रिटेन ने स्थगित किया है और यूरोपियन यूनियन भी स्थगित करने जा रहा है। तो अभी जो एक कह सकते हैं कि जो यूरोप का एक पार्ट है, बड़ा पार्ट है, वो इजराइल के साथ अभी कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा, ऐसी संभावनाएं दिख रही है। तो ऐसे में इजराइल पे दबाव कितना पड़ेगा यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इजराइल इन दबावों के किसी भी तरीके के अंतर्राष्ट्रीय दबाव के में अभी तक इजराइल नहीं आया है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनका लगातार समर्थन बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं या इजराइल की सरकार है, इजराइल की सेना है, उनको मिल रहा है। तो ऐसे में इन व्यापार के स्थगित होने से कोई खास फर्क पड़ेगा ऐसा दिखता नहीं है। बिल्कुल, और कोई कॉमन जो कंसेंसस है वो नहीं बन रहा, और वेस्टेज ऑफ लॉजिस्टिक्स, वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिस तरह से अमानवीयता की अगर बात हम युद्ध को लेकर करते हैं वो तो साफ तौर पर दोनों साइड से दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं नया सवेरा में पाकिस्तान के झूठ को लेकर, जिसे दुनिया के सामने अब बेनकाब और उजागर करने के लिहाज से भारतीय सांसदों ने बीड़ा उठाया और उनका बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल आज से विदेश यात्रा पर रवाना होगा। केंद्र सरकार की पहल पर गठित 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए। इनमें से 3 जो प्रतिनिधिमंडल हैं उनके सांसदों को कल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफ किया। विदेश सचिव ने जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और डीएमके सांसद कनिमोई को की अगुवाई वाले दल के साथ ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की करतूतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्य भारत के तमाम साझेदार देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को बढ़ाएंगे आगे। हम लोग जा रहे हैं, अलग अलग वेस्ट अफ्रीका के देश हैं, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और वो देश को सेंसिटाइज करने का काम हम लोग करेंगे, बताने का काम हम लोग करेंगे। भारत किस प्रकार से सिर्फ डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है, लेकिन टेररिज्म को प्रोत्साहन देने का काम पाकिस्तान कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इन बातों को सपोर्ट भी किया। लोगों ने 1, 2, 3 कंट्री को छोड़ दीजिए, सबने अपने अपने तरीके से समर्थन किया है इतने सारे देशों में, और चीज़ों को और डॉक्यूमेंट्स के साथ और बात के साथ वहाँ के जो थिंक टैंक है, वहाँ के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, जिनसे हम लोग इंगेज करेंगे जाकर के बात उनको हम लोग सेंसिटाइज करेंगे इन सारे इश्यूज को। जो कुछ भी अभी तक कहा गया है, जो आप लोगों को बताया गया है, उसी को फिर से एक बार दोहरा के और विस्तार से हमको बताया। जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उन देशों में हम जा रहे हैं, करीबन 15 के आसपास, और उसके अलावा जो ऐसे 5 देश जो आगामी दिनों में सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बनेंगे वहाँ भी जा रहे हैं। तो ये भी जान लेते हैं कि विदेश सचिव ने आखिर इन डेलीगेशंस को ब्रीफ क्या किया। सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को इस बात की जानकारी कई तथ्यों और उदाहरणों के साथ दी गई कि पाकिस्तान कोई पहली बार आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं पाया गया। बीते कई दशकों में भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका रही है। अब दुनिया को ये बात साफ करनी है कि हम किसी भी आतंकी घटना पर चुप बैठने वाले नहीं, हम कहीं भी जाकर उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान और भारत के बीच जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और इसी आधार पर सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। ये सहमति पूरी तरह द्विपक्षीय आधार पर थी।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए कई दस्तावेज भी लेकर जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को संरक्षण देने का जिक्र है। इस बात के साथ साथ स्पष्ट रूप से यह भी बताया गया कि जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है वो पाकिस्तान की सरकार करवा रही है, जिस पर नियंत्रण किसका है? वहां की सेना का। यानी पाकिस्तान की सेना ही आतंकवादियों को पल्लवित और पोषित करती है। दुनिया के देशों को यह भी संदेश दिया जाएगा कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मकसद पाकिस्तान में आतंकवाद के ढांचे को खत्म करना था। वहां की आवाम के खिलाफ भारत कभी भी नहीं था। तो विदेश सचिव की ब्रीफिंग के बाद आज शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला ग्रुप संयुक्त अरब अमीरात जाने वाला है। फिर 24 मई को कांगो, 28 मई को सियरा लियोन और अंत में 31 मई को लाइबेरिया में भारत अपनी बात रखेगा। श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल में बासुरी स्वराज, वहीं मोहम्मद बशीर, IUML, अतुल गर्ग भाजपा, सस्मित पात्रा बीजेडी, मनन कुमार मिश्रा भाजपा, पूर्व मंत्री SS आलूवालिया और पूर्व राजनयिक सुजान चिनॉय शामिल हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने सर्वदलीय डेलीगेशन के प्रमुख श्रीकांत शिंदे से कल खास बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। साथ हैं जो 7 प्रतिनिधिमंडल जा रहा है दुनिया भर के देश पाकिस्तान को बेनकाब करने, उसमें से एक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं। क्या ब्रीफिंग में बताया गया विक्रम मिश्री द्वारा, विदेश सचिव द्वारा, अगर आप बताना चाहें? ब्रीफिंग तो सीधा और सरल था कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय भी विदेश मंत्रालय ने लोगों को ब्रीफ किया, वही ब्रीफिंग हमें भी दी गई है कि जिस प्रकार से भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है। तो इतने सालों तक भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आप देखोगे पाकिस्तान ने 1947 के बाद हर समय अलग अलग ट्रीटीज़ हो, अलग अलग जो उन्होंने समझौते किए उसका उल्लंघन करने का काम भी पाकिस्तान के माध्यम से हुआ। मुंबई सीरियल ब्लास्ट हो, पार्लियामेंट पे हमला हो, पहलगाम पे हमला हो, उरी पे हमला हो, ये अलग अलग जो हमले ये पाकिस्तान करते आया है। हमेशा भारत की एक सामंजस्यता की भूमिका रही है। हमने हमेशा इनिशिएटिव लिया है कि सब कुछ जो है शांतिपूर्वक ढंग से प्रस्तापित हो, लेकिन जिनको आतंकवाद फैलाना है वो आतंकवाद ही फैलाएंगे। किन किन देशों की यात्रा पे जा रहे हैं? ये UAE हम लोग जा रहे हैं, अलग अलग वेस्ट अफ्रीका के देश है वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और वो देश को सेंसिटाइज करने का काम हम लोग करेंगे, बताने का काम हम लोग करेंगे भारत किस प्रकार से सिर्फ डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है, लेकिन टेररिज्म को प्रोत्साहन देने का काम पाकिस्तान कर रहा है। तो एक संदेश बहुत स्पष्ट तौर पर दुनिया को देंगे आप। कितने दिन का दौरा है? 12-13 दिन का दौरा है, बहुत लंबा दौरा है। इस लंबे दौरे के समय अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों से हम लोग मिलेंगे। इस तरह के 7 प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं और विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग भी हुई है कि किस तरह से दुनिया को संदेश देना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करता है। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और एक अन्य प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे JDU के सांसद संजय झा ने कहा कि हम दुनिया को ये बताएंगे कि पाकिस्तान आतंकियों को फंड करता है, साथ ही ट्रेनिंग भी देता है। पहलगाम में घटना हुआ वो जिस हिसाब से आतंकवादी लोगों ने किया, पूरा का पूरा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो ट्रेनिंग कैंप चलता है उसके द्वारा किया गया। और उसके बाद जो इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो 9 उनके टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर थे उसके अब इमेजेज आ रहे हैं, उसका फोटोग्राफ्स है और जिसको हिट करके, तो वो चीज़ बताना। प्लस सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का जो स्टेट है और पाकिस्तान की जो आर्मी है, दोनों का इंटेलिजेंस है इसमें। इन टेररिस्ट को ये प्रॉक्सी वार की तरह इंडिया के साथ किया हुआ है। ये घटना के पीछे भी जाएंगे। वहीं संजय झा ने कहा कि दुनिया के तमाम देश भारत के साथ खड़े हैं। सबने अपने अपने तरीके से समर्थन किया है इतने सारे देशों ने, और चीज़ों को और डॉक्यूमेंट्स के साथ और बात के साथ वहाँ के जो थिंक टैंक हैं, वहाँ के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, जिनसे हम लोग इंगेज करेंगे जा कर के बात करेंगे, तो उनको हम लोग सेंसिटाइज करेंगे इन सारे इश्यूज को। और हमारे संवाददाता विनोद कुमार दुबे इस वक्त दुबई में हैं। आइए उनसे ही समझते हैं कि आखिरकार किस तरह से जो प्रतिनिधिमंडल है जब वो पहुंचेगा तो क्या होगा। विनोद जी, क्या कार्यक्रम रहने वाला है शिंदे ग्रुप का आज?
संयुक्त अरब अमीरात के लिए भेजा गया प्रतिनिधिमंडल 21 मई से अपने अभियान का शुरुआत करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सांसद श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। उनके साथ सांसद बांसुरी स्वराज, ईटी मोहम्मद बशीर, अतुल गार्ग, डॉक्टर सस्मित पत्रा, मनन कुमार मिश्रा, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एस अहलूवालिया और पूर्व वरिष्ठ राजनयिक सुजन चिनॉय भी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल का 2 दिवसीय दौरा गुरुवार को अबुधाबी में उच्च स्तरीय बैठकों के साथ शुरू होगा। कार्यक्रम में मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड कोएक्सिस्टेंस मंत्री शेख नहियान मुबारक अल नहियान से मुलाकात और फिर यूएई नेशनल काउंसिल में डॉक्टर अली रशीद अल नुवामी और अन्य प्रमुख सदस्यों के साथ बातचीत शामिल है। प्रतिनिधिमंडल विदेश मंत्रालय और नेशनल मीडिया ऑफिस के अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा। दिन में द नेशनल अखबार के साथ मीडिया इंटरव्यू और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ अमजद ताहा के साथ बैठक भी तय है। इस दौरा की एक प्रमुख विशेषता भारतीय समुदाय के साथ संवाद होगा, जो अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास के सभागार में आयोजित किया जाएगा। शुक्रवार को प्रतिनिधिमंडल अनवर गारगाश डिप्लोमेटिक एकेडमी में डायरेक्टर जनरल निकोलाई म्लादिनोव से मुलाकात करेगा। इसके बाद दुबई में फिकर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित नीति संवाद में भाग लिया जाएगा और गल्फ न्यूज़ तथा खलीज टाइम्स जैसे प्रमुख मीडिया संस्थाओं के साथ इंटरव्यू भी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की इस वैश्विक कूटनीतिक मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रतिनिधिमंडल शनिवार किंशासा के लिए रवाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन इस पर ताज़ा अपडेट के साथ अखिलेश सुमन भी जुड़े हैं। अखिलेश, पाकिस्तान की पोल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खोलना और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, यानी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश है। जब हम ये जो तमाम प्रतिनिधिमंडल हैं जो अलग अलग देशों का दौरा करेंगे और ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई ताउम्र जारी रहेगी, ये स्पष्ट संदेश है। देखिए, निश्चित तौर पे ऐसे समय में जब विश्व समुदाय जो है वो संवेदनशील तो है निश्चित तौर पे कि आतंकवाद की ये जो घटना हुई, इसमें कि 26 लोग मारे गए पहलगांव में, तो विश्व समुदाय जो हो उसको काफी दुख हुआ, क्योंकि उस वहाँ टूरिस्ट थे, कोई कम्बेटेंट नहीं था जिसमें कि उन्होंने हमला किया। तो इसे लेकर भारत ने जो एक्शन लिए हैं, उन एक्शन के बारे में बताना कि किस तरह से हमने टारगेटेड हमले किए, और जब टारगेटेड हमले का जवाब सैनिक तरीके से पाकिस्तान ने देने की कोशिश की तो हमने सैनिक ठिकाने पे हमला किए। भारत ने पाकिस्तान पे कोई युद्ध नहीं थोपा है, बल्कि भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है। यह बताना विश्व समुदाय को बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ये जो न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा था, पाकिस्तान यह दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई न्यूक्लियर युद्ध शुरू हो सकता है, तो इन सारे दावों को खारिज करना बहुत जरूरी है आंचल। और इसके साथ भारत की यह भी कोशिश रहेगी कि पूरा विश्व समुदाय को यह समझाना कि किस तरह से दक्षिण एशिया के इस भूभाग में अगर गड़बड़ी रहेगी, जहां की पाकिस्तान एक आतंकवादी अड्डे बनाकर स्थापित रहेगा, तो उससे पूरा हिंद प्रशांत प्रभावित होगा, उससे पूरा यूरोप प्रभावित होगा, उससे पूरा अफ्रीका प्रभावित होगा, क्योंकि ये सारे इलाके आप देख रहे हैं कि इसी इलाके में है। तो इसलिए दुनिया के विभिन्न देशों में तक सभी कॉन्टिनेंट में भारत का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल की संरचना को आप देखेंगे तो इसमें पार्लियामेंटेरियंस है, फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, तो एक तरीके का बहुत ही रिच एक डेलीगेशन है। और ये डेलीगेशन अपने अपने तरीके से वहाँ के जो या तो राजनीतिक क्लास से जब बात करेंगे, जजिंग कम्युनिटी से बात करेंगे या मंत्रियों से बात करेंगे, तो अपने अपने तरीके से ये लोग बात रखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी मंसूबे पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है पूरी दुनिया के लिए। और इसीलिए भारत का यह डेलीगेशन वहाँ भेजा जा रहा है आज से। और बिल्कुल अखिलेश, इसमें एक चीज और भी है कि जब ये एस्केलेटिंग टेंशन था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, तो एक हथकंडा जो पाकिस्तान ने अपनाया वो था फेक नैरेटिव और मिस इन्फॉर्मेशन का, जिससे लगातार भारत ध्वस्त करता आया है। और किसी भी ऐसी सिचुएशन में फेक नैरेटिव बहुत भ्रामक सूचनाओं के आदान प्रदान का काम करता है। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है जिस तरह से हमारा प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जा रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे ये फेक नैरेटिव पैदा करने की पाकिस्तान को जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आप एक ऐसे कोई युद्ध में नहीं है। भारत साफ साफ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहे कि हम आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करेंगे, उनको भूमिदोज करेंगे, उनको समर्थन करने वाले लोगों को सजा देंगे, लेकिन एक युद्ध की घोषणा कोई नहीं हुई थी भारत की तरफ से। लेकिन ये फेक नैरेटिव फैलाकर पाकिस्तान ने जो एक भ्रम पैदा की युद्ध की स्थिति
स्थिति बन रही है, तो इसे जाके धूल धूसरित करना, विदेश में जाके जो विदेश के जो संवेदनशील जो मंत्री है, पदाधिकारी है, उसके अलावा जो राजनीतिक वर्ग है, उसको बताना और भारतीय समुदाय के लोगों में भी जो अगर इनलाइटन करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे मकसद को लेकर ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जा रहा है और निश्चित तौर पे इसके जो परिणाम होंगे, मुझे लगता है कि काफी इसके सकारात्मक परिणाम होंगे, क्योंकि सभी दुनिया इतनी अब छोटी हो गई है। हर देश एक दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाहता है, संबंध स्थापित करना चाहता है, इकोनॉमी को दुरुस्त करने की जरूरत अभी सभी लोगों को महसूस हो रही है। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश पे अगर इस तरह की हरकत होती रहेगी तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तो इसीलिए ये प्रतिनिधिमंडल जा रहा है सबको समझाने के लिए और सबको आतंकवाद के खिलाफ खड़ा करने के लिए। बिल्कुल, इसीलिए हमने ब्रीफिंग में भी देखा कि किस साफ तौर पर वहां की आवाम पर नहीं, हमारा वार आतंकवाद पे था और इसी बात को लेकर जीरो टॉलरेंस है, जिसको हम लगातार कई बार दोहरा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं जिस तरह से अगर हम बात करें अब अटारी वाघा संयुक्त चेक पोस्ट पर आम लोग आज शाम से बीटिंग रिट्रीट समारोह देख सकेंगे। बीटिंग रिट्रीट कल फिर से शुरू हो गई, लेकिन कल इसमें केवल मीडिया को बुलाया गया था। 2 अन्य सीमा चौकियों फिरोजपुर और साथ ही साथ हुसैनीवाला में, वहीं फजिल्का में सदकी पर भी आज से आम लोग बीटिंग रिट्रीट देख पाएंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई से सीमा चौकियों पर औपचारिक परेड पर रोक लगा दी गई थी। यह आयोजन अब फिर से शुरू किया गया, लेकिन 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद आवश्यक सुरक्षा उपायों के अनुसार इसमें बदलाव किए गए हैं। पहले परेड के लिए सीमा पर गेट खोले जाते थे, लेकिन अब परेड के दौरान गेट बंद रहेंगे और सेना के जवान हाथ नहीं मिलाएंगे। साथ ही किसी भी अवसर पर मिठाई या उपहार का आदान प्रदान नहीं होगा। बीटिंग रिट्रीट समारोह राष्ट्रीय सुरक्षा और देशभक्ति की भावना का प्रतीक है। हजारों की संख्या में अटारी आने वाले दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इस समारोह में देशवासियों में सशस्त्र सेनाओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की भावना विकसित होती है। साथ ही देश के प्रति गौरव और राष्ट्र सेवा के लिए नई ऊर्जा का संचार भी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं वक्फ कानून से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून पर फिर से सुनवाई होगी। अदालत में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आज केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी दलीलें रखेंगे। कल मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने कहा कि इस कानून पर रोक लगाने के लिए मजबूत मामला पेश करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक उनमें स्पष्ट रूप से असंवैधानिकता साबित न हो जाए। याचिकाकर्ताओं ने शुरुआती दलीलों में अदालत से नए प्रावधानों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया। उनका तर्क है कि कानून मौलिक धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि सुनवाई को 3 चिन्हित मुद्दों पर सीमित रखा जाए। इन मुद्दों में अदालत द्वारा वक्फ
वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार भी शामिल है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी आपत्ति पूरे कानून पर है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास दूसरे मुद्दों पर जवाब नहीं, लेकिन नए मुद्दे उठाना कोर्ट के साथ सही नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी दावा किया कि नए कानून में पुरातात्विक इमारतों का वक्फ दर्जा खत्म हो जाएगा, वहीं लोग धार्मिक गतिविधि नहीं कर पाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे गलत बताया। और इसी पूरी बड़ी खबर पर फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता विकास सारथी। विकास, आज सुप्रीम कोर्ट पर सुप्रीम सुनवाई होनी है वक्फ कानून में। जिस तरह से याचिकाकर्ता लगातार कह रहे कि अगर नुकसान होगा तो भरपाई करना मुश्किल है, वहीं कोर्ट का कहना है कि असंवैधानिक उसको प्रूफ करने के लिए आपकी याचिका में बलपूर्वक वो तमाम पॉइंट्स मौजूद होने चाहिए। बिल्कुल आंचल, फिलहाल जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पूरा सुनवाई चल रही है और जो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना है वो इसी अंतरिम राहत के ऊपर लेना है जिसकी मांग याचिकाकर्ता करते रहे हैं। कल हमने देखा कि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से वकीलों ने अपनी दलील रखी और उसके जो मुख्य प्रावधान है उन सभी पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में आज केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल अपनी बात रखेंगे। हालांकि कल भी कुछ मौकों पर जब याचिकाकर्ता आरोप लगा रहे थे केंद्र के ऊपर, तो सॉलिसिटर जनरल ने उनको काउंटर किया और ये कहा कि ये सब मिसकंसीव हैं बातें जिनको कहा जा रहा है, और इसीलिए जब उनको मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का तो वो कहेंगे। ये आपको लिखित जो जवाब था केंद्र का, उसमें भी जो बातें कही गई थी लगभग उन्हीं का दोहराव यहाँ पर होने की उम्मीद है। हालांकि कुछ नए विषय जोड़ दिए गए हैं याचिकाकर्ताओं की ओर से, इसीलिए सेंटर को भी कम से कम 3 घंटे से ज्यादा का समय चाहिए होगा इस पर बहस करने के लिए। तो आज भी ये उम्मीद है कि पोस्ट लंच भी इस पर सुनवाई जारी रहे और उसके बाद अदालत इस मामले में आदेश सुरक्षित रखे। जहां तक बिंदुओं की बात है, कानून के जिन प्रावधानों पर चुनौती की बात है, वो ज्यादातर पब्लिक फोरम में इसको लेकर चर्चा काफी समय से चल रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि जो बहुत पुरानी इमारतें हैं उनका रिकॉर्ड नहीं है, उनके रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, और अगर उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको गैर वक्फ संपत्ति घोषित किया जाएगा, जिस पर कब्जे की आशंकाएं भी बढ़ जाएंगी। हालांकि सेंटर की तरफ से कहा गया कि जितने भी पुराने कानून है वक्फ के, सब में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, इसके बावजूद लोगों ने प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कराई तो ये उनकी गलती है। तो अगर उनके पार्ट पर कोई गलती की गई है तो उसको कंपनसेट करना सरकार की मजबूरी नहीं है, क्योंकि जितना अगर आप शुरुआती जो यहाँ तक कि प्री इंडिपेंडेंस जो वक्त से जुड़े कानून थे उनमें भी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था। ये जरूर था कि ऐसा ना करने पर किसी तरह का जुर्माना नहीं था या किसी तरह की सजा नहीं थी जो कि घोषित कर दी गई है। यानी अगर वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं है और उस पर कोई मुतवल्ली उस पर उसको एंजॉय कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, तो उसको 6 महीने की सजा हो सकती है। तो इस तरह के जो कड़े प्रावधान लाए गए हैं उससे वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत पुरानी इमारतों के रिकॉर्ड बुक। अब इन सब दलीलों पर आज केंद्र की तरफ से अपनी और विकास, लेकिन कोर्ट की इस टिप्पणी को कैसे समझा जाए? कोर्ट ने जहां पर कहा था कि अगर आपका मत या फिर आपकी जो मूल बात है वो स्पष्ट नहीं है तो किसी भी कानून को असंवैधानिक बताना और कोर्ट का उसमें हस्तक्षेप करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल आंचल, देखिए जहां तक अंतरिम राहत में रोक की बात है, बहुत कम ऐसे मामलों में होता है जब सुप्रीम कोर्ट संसद से पारित के रोक दे उसके, क्योंकि एक अध्यादेश को लेकर के आप एक बार को फिर भी ये कोर्ट ने कई बार उस पर रोक लगाई है, उस पर होता है तो व्यापक है, इस पर पब्लिक ओपिनियन भी लिए प्रक्रिया थोड़ा ऑडियो आपका ब्रेक हो रहा है, लेकिन हम आपकी बात समझ गए कि आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि अगर जो याचिका करता है उन्होंने जो दलीलें दी हैं उसके साथ सॉलिसिटर जनरल साहब ने भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा, कोर्ट को सुनवाई के बाद फैसला लेना। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले की बात करते हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट चौथी सुनवाई करने वाली है। इससे पहले 8 मई को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने 2 मई को गांधी परिवार के साथी सुमन दुबे, यंग इंडियन, डोटैक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया था। नेशनल हेराल्ड केस 2012 से चल रहा है, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया
राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। साल 2014 अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 6 को समन भेजा था। साल 2022 में इस मामले में ईडी की ओर से पूछताछ शुरू की गई। अप्रैल 2025 में ईडी ने 661 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का नोटिस जारी किया था। और बाद मिजाजे मौसम से जुड़ी हुई, जहां मौसम विभाग ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र में अगले 4 दिन तक गरज के साथ तेज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। रायगढ़, नासिक, पुणे सहित महाराष्ट्र के कई अन्य क्षेत्रों के लिए अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा जैसे तटीय क्षेत्रों के साथ ही असम में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की आशंका है। गुजरात के राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अमरेली, वलसाड, डांग में भी मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बांकुरा, झारग्राम में, पश्चिम मेदिनीपुर में भी तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और तूफानी हवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। इन इलाकों में 40-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। और मौसम विभाग ने कर्नाटक के कई इलाकों के लिए भी तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। वहां लोगों को भारी से बहुत भारी बारिश के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। अगले 2 दिनों में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। वहीं केरल में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां बेमौसम बारिश लगभग 2 सप्ताह से जारी है। कोलाबा वेधशाला ने 85.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की, जबकि सांताक्रूज निगरानी केंद्र से 47.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। तय तारीख से पहले मुंबई में मानसून ने आने वाले दिनों में होने वाली परेशानियों के संकेत दिए हैं। देर शाम बारिश में से चैंबूर, कुर्ला सहित मुंबई के कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई। अंधेरी सबवे पर यातायात असामान्य रहा और ऐसी ही स्थिति चूना भट्टी में दिखी। सड़क यातायात पर बारिश के प्रभाव की आशंका गहराने के बाद मुंबई लोकल में जबरदस्त भीड़ थी और वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन पर लोकल ट्रेन देरी से चली। इस बीच मीरा भाईंदर में पेड़ गिरने की वजह से यातायात प्रभावित रहा। भारी बारिश का असर बेंगलुरु में नजर आया। कई इलाकों में जल भराव, वाहन डूबने और घरों में पानी भरने की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ा। बेंगलुरु शहर में मात्र 24 घंटों में लगभग 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो ये कुदरत का करिश्मा है, जहां एक और अगर हम देखें तो कई हिस्सों में देश में मानसून का असर दिखाई देने लगा। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में लू का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने दिल्ली में आंधी, बिजली, धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। हाल ही के दिनों में हल्की बारिश और आंधी के साथ साथ चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली। हालांकि अभी भी ह्यूमिडिटी बनी हुई है। राजस्थान की बात की जाए तो राज्य में 14 शहर जो है उसमें भीषण हीट वेव चलने की आशंका है, लेकिन मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 3 से 4 दिनों तक हीट वेव से राहत मिलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं। राजस्थान के गंगानगर में सर्वाधिक तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक रहा। इसके साथ ही बाड़मेर, चूरू और बीकानेर में भी तापमान 45 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। हरियाणा में भी तापमान 40 डिग्री अधिक बना हुआ है। साथ ही मध्य प्रदेश में कई जिलों में तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच है। और मौसम पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता तापस हमारे साथ जुड़ गए। तापस, ये कुदरत का करिश्मा ही है कि कहीं हम हीट वेव को देख रहे हैं और कहीं पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून कब तक एक्सपेक्टेड है और किस तरह से जिन राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है वो अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से तमाम जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनको गाइड कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, आपने ऐसा पूछा मानसून कब आ रहा है। मानसून अगले 3 से 4 दिन में केरला में दस्तक देने की उम्मीद है, ये आईएमडी का मानना है। कल ये मेरी बात हुई थी एक सीनियर साइंटिस्ट से, उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 दिन में हम एक्सपेक्ट करें। तो पहली बात तो वो है, ये जो बारिश हो रही है ये हो रही है एक अपर एटमॉस्फेयर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, एक दबाव बना है हवा का, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का, जिसकी वजह से जो अरेबियन सी से जो मॉइस्चर है वो उसको खींचा जा रहा है, जिसकी वजह से
सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरा कोंकणी एरिया जो कोस्टल कर्नाटका है, उसके साथ साथ गुजरात के कुछ हिस्से, इन सब जगहों पे भारी बारिश देखने को मिल रही है। इनफैक्ट रेड वार्निंग इशू की गई है IMD की तरफ से साउथ इंटीरियर कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटका में, और कहा गया है हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल की उम्मीद जताई जा रही है। और कुछ कुछ जगह है जैसे खासतौर से जो कोस्टल एरिया है, तो मौसम विभाग की चेतावनी और जिस तरह से एक दबाव हवा का पड़ रहा है उसकी जानकारी तापस दे रहे थे, जो हम ये अनएक्सपेक्टेड रेन महसूस कर रहे हैं कई इलाकों में और कहीं पर हीट वेव है। हालांकि चिलचिलाती गर्मी से राहत देने की कोशिश जो ये आंधियाँ तूफान चलते हैं उससे दिल्ली वालों को या उत्तर भारत को ज़रूर हुई, लेकिन अभी भी मौसम विभाग की चेतावनी है जहां पे बाड़मेर, चूरू और बीकानेर में तापमान 45 डिग्री से अधिक जा सकता है। वहीं अगले 3 से 4 दिन में केरल में मानसून दस्तक देगा और उत्तर प्रदेश की अगर बात की तो बांदा जिले में भी तापमान 46 डिग्री से अधिक दर्ज किया जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र और कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर। उत्तर भारत में हरियाणा की बात की जाए तो तापमान 44 डिग्री से ज़्यादा पहुंच सकता है। यही हाल कुछ मध्य प्रदेश का भी हम जो तापमान का बैरोमीटर है उसमें देख सकते हैं। और मौसम विभाग की चेतावनी हीट वेव को लेकर है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में लू को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। तापस, लू को लेकर भी कई जगह पर अलर्ट है और लू की वजह से हमने देखा है कि बाहर निकलने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। देखिए ये सही कहा आपने, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात सही है कि पूरे नॉर्थ वेस्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक WD यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट होना, जिसकी वजह से दिल्ली, NCR और उसके आसपास के इलाकों में आज आपको बारिश देखने को मिलेगी। इनफैक्ट येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। गर्मी है, देखिए ये तो फैक्ट है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में खासतौर से दिल्ली, NCR और उसके आसपास राजस्थान, इन सब जगहों पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उसके साथ साथ एक जो दिक्कत सबसे ज्यादा आई है वो है ह्यूमिडिटी का बढ़ना। करीब 40% एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी थी, जिसकी वजह से ये जो 40 डिग्री है वो 50 डिग्री लग रहा था। लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अगले 1 से 2 दिन में, आज से इनफैक्ट कल, आज और कल की बारिश हो और जिससे थोड़ा जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ी कमी देखने को जरूर मिले। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में अभी मानसून आने में बहुत समय है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून के अंत तक आने की। लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले कुछ दिनों से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आए हैं, उससे अभी तक जिस तरीके से दिल्ली में कहा जाता है कि मई का महीना और जून का महीना बहुत ज्यादा गर्मी के साथ रहता है, वैसा नहीं देखने को मिला। गर्मी है जरूर है, देखिए ये तो कोई उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस हद तक गर्मी नहीं है जितना हमने इससे पहले देखा है। बारिश होगी, बाहर निकले तो ध्यान से निकलिए, थोड़ा छाता जरूर ले लीजिएगा अपने साथ। तो टिप टिप बरसता हुआ पानी हम जल्द देख पाएंगे, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि उत्तर भारत के जो लोग हैं उन्हें गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तापस इन तमाम जानकारियों को मौसम के लिहाज से हमसे साझा करने के लिए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गोवा में मुरगांव बंदरगाह का दौरा करेंगे और बंदरगाह की नई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने का कार्यक्रम है। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति मुरगांव बंदरगाह पर तटरक्षक पोत पर भारतीय तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेडरिक मेथर्स से बात की, उन्हें जर्मनी के चांसलर का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, चांसलर फ्रेडरिक मेथर्स से बात की, उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ बातचीत के दौरान आतंकवाद से निपटने में डेनमार्क की एकजुटता और समर्थन के लिए उनका आभार जताया। डॉक्टर जयशंकर नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल शाम कोपेनहेगन पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कोपेनहेगन में उनका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन का आभार व्यक्त किया। बैठक के दौरान जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी और आतंकवाद से निपटने में डेनमार्क के अटूट समर्थन के लिए आभार जताया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भारत डेनमार्क साझेदारी को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन के मार्गदर्शन की प्रशंसा की।
आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। आज उनके समाधि स्थल वीर भूमि पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। 1984 से 1989 के बीच प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में लिट्टे ने हत्या कर दी थी। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। तो बात करते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स में, जहां आज ओपन वाटर स्विमिंग के मेडल आयोजित होंगे। बीच वॉलीबॉल के ग्रुप मुकाबले शाम 4 बजे से शुरू होंगे। सेपक टेकरा के मैच भी शाम 5:30 बजे खेले जाएंगे। वहीं बीच कबड्डी के मैच सुबह और फिर शाम को 7 से 8 बजे तक होंगे। पेंचुक सिलाट के मैच भी शाम आयोजित किए जाएंगे। और हमारी संवाददाता सुचित्रा इस वक्त दीप से जुड़ गई। सुचित्रा, खेलो इंडिया बीच गेम्स अपने आप में अनूठे हैं, जहां पर तमाम गेम्स अगर हम बात करते हैं जो मैदान पर भी खेले जाते हैं लेकिन वो बीच पर खेले जा रहे हैं। ऐसे में खिलाड़ियों का उत्साह किस तरह से है? जी बिल्कुल आंचल, सुप्रभात। आप देख सकती हैं मेरे पीछे ये दीव का खूबसूरत घोघला बीच, जो कि के चुनिंदा ब्लू फ्लैग बीचेस में से एक है। साफ सफाई और बेहद ही शांत जो पानी है उसके लिए जाना जाता है, और यही वजह है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण के लिए इसे चुना गया है। और ओपन वाटर स्विमिंग के जिस तरह से आपने मुकाबलों की बात की, वो अभी इस वक्त जारी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकती हैं ये सी के अंदर 10 किलोमीटर की जो रेस है, बलून के जरिए उन्होंने डिस्टेंस को अंदर मार्क किया है। तो ट्रायल में वो इस डिस्टेंस को कवर करेंगे, तो ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव है स्विमर्स के लिए भी, दर्शकों के लिए भी, और जो भी लोग इसे टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए भी। क्योंकि स्विमिंग पूल में स्विमिंग तो हम सब ने देखी है, लेकिन ओपन वाटर स्विमिंग अभी अपने आप में एक नई हम कह सकते हैं कि चीज़ है सबके लिए। लेकिन अब इन बीच गेम्स को एक रेगुलर फीचर बनाने की बात की जा रही है। तो यही उम्मीद करते हैं कि जो बीच गेम्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी आगे निकलकर सामने आएंगे और दर्शकों को भी बीच गेम्स के बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा। तो क्योंकि समुद्री तट है तो यहाँ पर सुबह और शाम मौसम सुहावना रहता है, लेकिन दिन में काफ़ी धूप हो जाती है। तो खिलाड़ियों की सेहत, उनकी फिटनेस और वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके, उसे ध्यान में रखते हुए शेड्यूल इसी तरह से रखा गया है कि सुबह जिस टाइम मौसम थोड़ा ठीक होता है वहां पर कुछ इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं और फिर शाम को कुछ इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो खेल प्रेमी है उनके लिए आनंद उठाने का बीच पर भी बहुत कह सकते हैं क्रांतिकारी अध्याय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वहीं अब बात करते हैं हम क्रिकेट को लेकर। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस के साथ है। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर दिल्ली कैपिटल्स ये मैच हारती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। वहीं अगर मुंबई इंडियंस हारती है तो उन्हें अपने आखिरी मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ हर हाल में जीतना होगा और उम्मीद करनी होगी कि दिल्ली कैपिटल्स भी पंजाब किंग्स से हार जाए। इसके साथ ही लखनऊ भी अपने बचे हुए 3 में से कम एक मैच को हारे। हॉकी इंडिया 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही है और इस अवसर पर हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों के कल्याण और उत्थान के लिए एक बड़ा कदम उठाया। हॉकी इंडिया ने विशेष शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस छात्रवृत्ति से राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम में हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह भी शामिल हुए। साथ ही एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के चेयरमैन अजीत चौहान, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे और डिफेंडर ज्योति भी इस मौके पर मौजूद रही। आज हम सिर्फ एक कागज पर हस्ताक्षर करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमारे भारतीय हॉकी के अगले सुनहरे दौर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में बड़े विश्वास के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि वो दिन दूर भी नहीं है जब भारत की झोली में वर्ल्ड कप का कप भी होगा और ओलंपिक का गोल्ड भी होगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक कर ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबारों के जगत में क्या कुछ खास है आपके लिए। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ।
विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। और अखबारों की सुर्खियां लेकर हाजिर है मेरे साथ स्टूडियो में मेरी सहयोगी शैला। शैला, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप अखबारों के जगत से हमारे दर्शकों के लिए? धन्यवाद सुप्रभात। आंचल, अधिकतर समाचार पत्रों की अगर हम सुर्खियों की बात करते हैं तो पाकिस्तान का सच बताने के लिए पहला डेलीगेशन आज यूएई जाएगा, तो इस खबर को प्रमुखता से अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी साजिश और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को भारत का रुख बताने के लिए पहला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज खाड़ी के देश यूएई निकलेगा। सरकार ने कुल 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाए, जिनमें से 3 प्रतिनिधिमंडलों में शामिल सांसदों और नेताओं को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग दी। इन सभी को बताया गया कि उन्हें किन देशों में क्या क्या मुद्दे उठाने हों, कैसे भारत की बात जो है वो लोगों के सामने रखनी है। और इस दौरान जो देखने को मिला, सभी सांसदों ने एक सुर में कहा कि ये किसी पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की बात है और ऐसे में राजनीति को पीछे छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो लगातार झूठा प्रचार कर रहा है। हमें दुनिया को ये सच बताना है कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान के आम लोगों से नहीं है बल्कि आतंकवाद से है। तो इस दौरान आपको बता दें कि भारत पाक जो सैन्य संघर्ष थमने के बाद बीएसएफ ने मंगलवार शाम को पंजाब के अटारी वाघा और हुसैनीवाला और सादकी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी फिर से शुरू की है, लेकिन बॉर्डर पर गेट नहीं खुले और पाकिस्तानी जवानों से हाथ नहीं मिलाए गए। अगली खबर का रुख करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी एकजुट हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से बात की और क्षेत्रीय और जो वैश्विक जो घटनाक्रम है उन पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ ये जो लड़ाई है उसमें एकजुट हैं। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर के साथ बातचीत जो है वो एक ऐसे समय में की है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय नीदरलैंड सहित 3 देशों के दौरे पर हैं और इसके अलावा बुधवार से आज से 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी विभिन्न देशों की यात्रा की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। तो 25 वर्षों में भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में तीव्र प्रगति देखने को मिली और दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा और नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की अपनी जो प्रतिबद्धता है उसको और ज्यादा दृढ़ करते हुए उस पर सहमति व्यक्त की है। वक्फ से जुड़ी हुई अगली खबर जो कि अधिकतर समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यानी कि कल कहा कि हर कानून के पक्ष में संवैधानिकता की जो है वो धारणा होती है। अंतरिम राहत पाने के लिए बहुत ही ठोस और स्पष्ट कारण आपको पेश करना होगा, अन्यथा जो संवैधानिकता की जो धारणा है वो बनी रहेगी। अदालत तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती है जब तक कि स्पष्ट मामला ना बनता हो। तो कोर्ट ने वक्फ पंजीकृत कराने की अनिवार्यता और ना कराने के परिणाम पर याचिकाकर्ताओं से सवाल भी पूछे। 5 मुख्य याचिकाओं पर जो है अदालत सुनवाई कर रही है, जिनमें एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलमाए हिंद की याचिका भी शामिल है। तो किन मुद्दों तक सुनवाई सीमित रखने का केंद्र ने आग्रह किया वो आपको बता देते हैं। पहला मुद्दा उन संपत्तियों को डिनोटिफाई करने की शक्ति से संबंधित है जिन्हें अदालतों द्वारा वक्फ बाय यूजर या फिर वक्फ बाय डीड के रूप में घोषित किया गया है। दूसरा मुद्दा जो है राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है, जहां उनका तर्क केवल मुसलमानों को कार्यरत होना चाहिए ये है।
तीसरा मुद्दा उस प्रावधान से संबंधित है जो ये कहता है कि जब कलेक्टर ये जांच करता है कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ के रूप में नहीं माना जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। नकेल कसी गई है बटाला से बब्बर खालसा के 6 सदस्य जो है वो दबोचे गए हैं। पंजाब में आतंकी गिरोह का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से लेकर ग्रीस और पंजाब तक फैले प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और पकड़े गए सभी आरोपी 20 से 25 वर्ष के हैं, जिन्हें विदेश में बैठे हैंडलर्स द्वारा निर्देशित किया जा रहा था। अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर जो है ये बहुत खास है क्योंकि नौसेना के जंगी बेड़े में आज शामिल होगा पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत अपने प्राचीन और समृद्ध समुद्री इतिहास को वर्तमान में जस का तस पूरी दुनिया के सामने दोहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय नौसेना का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज जो न केवल सफलतापूर्वक बन गया है बल्कि आज नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल भी होगा। तो खबरें वैसे अभी और भी हैं लेकिन समय कम है, तो इसी के साथ अखबारों के सिलसिले को यहाँ समाप्त करते हैं। आंचल, बहुत बहुत शुक्रिया शैला, इतने कम समय में और इतने रोचक ढंग से अखबारों की तमाम सुर्खियां हम तक समेट कर लाने के लिए। बढ़ते हैं अगर बात करते हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में, जहां अमृत भारत स्टेशन के बैनर तले शंकरपुर रेलवे स्टेशन का निर्माण का जो काम है वो लगभग पूरा हो गया। आसनसोल रेल मंडल के PRO विप्लव बाउरी और पब्लिसिटी इंस्पेक्टर आशीष कुमार सिंह ने शंकरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि शंकरपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण में करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साथ ही यात्रियों की सुविधाओं की अगर बात की जाए तो उसका विस्तारीकरण हुआ। स्टेशन का आमूल चूल परिवर्तन देख स्थानीय लोग फूले नहीं समा रहे। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वर्चुअली इन स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। असम के नगांव जिले में साल 1887 में स्थापित इस ऐतिहासिक हाइबरगांव रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड किया गया। वहीं असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य 22 मई को हाइबरगांव स्टेशन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ से प्रतिदिन औसतन 1200 यात्री सफर करते हैं। हाइबरगांव रेलवे स्टेशन का काम अभी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। ये एक बहुत छोटा सा स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अभी ये एक अमृत स्टेशन बन गया है और एक बहुत एक मेजर इसका ओवरलिफ्ट इसका इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो इसमें डेडिकेटेड एंट्री एग्जिट पाथ्स बनाए गए हैं, एक ग्रैंड एंट्री पोर्च बनाया गया है, साथ ही अलग अलग पैसेंजर के फैसिलिटीज़ जैसे कि वेटिंग हॉल, टॉयलेट्स, साथ में दिव्यांगजन के लिए फैसिलिटीज़, सिक्योरिटी सिस्टम, बेबी फीडिंग रूम और अलग अलग फैसिलिटी। साथ में ही यहाँ जो असम की संस्कृति है, बिहू और अलग अलग ये कल्चरल मोटिव्स इसमें डिज़ाइन किया गया है। और आइए बात करते हैं एक कप चाय को लेकर। सबसे कॉमन ड्रिंक चाय। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिय और पिए जाने वाला पदार्थ है चाय। हमारा देश दुनिया भर में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और मुझे लगता है कंज्यूमर भी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर भारत के चाय के शहर डिब्रूगढ़ से पेश है हमारी संवाददाता सुबीना रॉय की ये विशेष रिपोर्ट। हमारे देश भारत में अधिकतर लोगों की सुबह चाय के साथ होती है और यही कुछ हाल दुनिया भर के लोगों का है। यही कारण है कि पानी के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पदार्थ चाय ही है। चाय के उत्पादन के लिहाज से भी भारत अपना अलग मकाम रखता है और हमारा देश दुनिया भर में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में असम सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, जहां देश के कुल चाय उत्पादन का आधे से अधिक उत्पादन होता है। चाय उत्पादन का क्षेत्र हमारे देश में प्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार भी देता है। हालांकि बढ़ते तापमान, वर्षा में बदलाव, मिट्टी की क्वालिटी में कमी जैसे कारण इस हरे सोने के उत्पादन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। Although we are ahead as compared to 24 figures, but if we compare it with 2023 figures, we are 20% down, and largely it is because of the climate change and altered rainfall patterns. So it's impacting the tea industry at large. जलवायु में परिवर्तन से कीटों और बीमारियों के पनपने के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं,
जिससे कीटनाशकों के उपयोग पर निर्भरता बढ़ जाती है। इसका प्रभाव चाय की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। साथ ही स्वाद और सुगंध में भी कमी हो जाती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने की लागत चाय बागानों में सामाजिक सुविधाओं को प्रभावित कर सकती है। साथ ही काम करने की स्थितियों के बारे में चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। इसके लिए सक्रिय रूप से समाधान भी तलाश किए जा रहे हैं। Tea Research Association, TOCLAI, is continuously working on it and finding solutions to mitigate these challenges. And definitely with this changing weather, there has been increase in instances of pest attack in the gardens. Definitely the quantity, the quality has also been impacted. जलवायु परिवर्तन चाय उद्योग के लिए गंभीर खतरा बन गया है, जिसमें उत्पादन में कमी, नौकरियों में कमी और उच्च आर्थिक लागत शामिल है। हरे सोने की इस फसल का भविष्य अभी भी गहरे सवालों के घेरे में है और इसके लिए सक्रिय अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता है ताकि चाय उत्पादन की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और साथ ही इस पर निर्भर लोगों की आजीविका की रक्षा की जा सके। शमीम अख्तर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब मौसम में जानते हैं कि आपके शहर में तापमान कितना है। तो नया सवेरा के इस अंक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं ऋषिकेश की झलकियों के साथ उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड की एक नई पहल, जहां इस शहर को चमकदार रोशनी से जगमग किया गया। आप देखिए ऋषिकेश शहर की इन झलकियों को चाय की चुस्कियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज़ पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज़ पर।